हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं अंकित पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है संविधान का निर्माण। अध्याय 15 है ये। और इसके अंतर्गत आज के जो टॉपिक होंगे, हिंदी की हिमायती और वर्चस्व का भय, यानी कि राष्ट्र की भाषा से संबंधित जो हमारा टॉपिक था उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें आपका यह क्वेश्चन तैयार होगा, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला। यह क्वेश्चन आज तैयार होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्र की भाषा। संविधान सभा में भाषा के मामले पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने अपने विभिन्न मत और विचार प्रस्तुत किए गए। हम देखते हैं कि जिस समय संविधान सभा में भाषा से संबंधित प्रस्ताव लाया गया, तो उस पर काफी लंबे समय तक चर्चा परिचर्चा चलती रही। और संविधान सभा के सदस्यों का यह मानना था कि जब हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, और वह एक दूसरे की भाषा को ना तो समझते हैं, न ही वह बोल पाते हैं, तो फिर एक राष्ट्र की जो एक भाषा है वह किस प्रकार से संभव हो पाएगी। और इस प्रस्ताव पर जो ये चर्चा थी काफी लंबे समय तक चलती रही, काफी बहस इस पर होती रही। तो देखिए, जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हों, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, वे इस जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानते। भाषा के तमाम मामलों पर संविधान सभा में कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफी तनातनी भी पैदा हुई। भाषा, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस क्या था, ये मानती थी कि जैसे कि हम देखते हैं कि 1900 यानी कि 1930 या 30 के दशक से ही 30 के दशक से ही यह मानती थी कि भाई जो भारत की जो भाषा है वो हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए। यानी कांग्रेस का मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पर हुआ कि कांग्रेस का यह मानना था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। और महात्मा गांधी जी का भी मानना था कि सभी को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे सभी लोग आसानी से समझ सकें और बोल सकें। तो हम बात करते हैं कि हिंदुस्तानी कौन सी भाषा है, जिसका पक्ष महात्मा गांधी जी ने भी लिया है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि हिंदुस्तानी भाषा को ही राष्ट्र की भाषा बनाई जानी चाहिए। और अन्य जो कुछ अन्य सदस्य थे वह भी मानते थे कि हिंदुस्तानी को ही राष्ट्र की भाषा बनाई जानी चाहिए। तो ये हिंदुस्तानी भाषा थी कौन। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदी और उर्दू के मेल से बनी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। और यह भाषा विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई है और एक साझी भाषा थी। यानी कि जो हिंदुस्तानी भाषा बनी है वह किसी एक संस्कृति की भाषा नहीं थी। यहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, उनके आपस में जो आदान प्रदान हुआ है, साझी भाषा थी ये, यानी कि मिलीजुली भाषा थी। उस जो हिंदुस्तानी भाषा थी, इसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द विद्यमान थे। और इसीलिए महात्मा गांधी जी इस भाषा के पक्ष में थे, क्योंकि अधिकांशतः लोग भारतीय भूमि पर हिंदुस्तानी भाषा को समझते और बोलते थे, क्योंकि विभिन्न संस्कृति के लोग इस भाषा को समझते और बोलते थे और विभिन्न संस्कृतियों के शब्द इस भाषा में विद्यमान थे। 19वीं फिर एक यहाँ पर टर्न आता है, परिवर्तन आता है कि 19वीं सदी के आखिर में जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से अलग होती जा रही थी। एक तरफ हिंदी में फारसी अरबी मूल के शब्दों को हटाकर संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, और दूसरी ओर उर्दू लगातार फारसी और अरबी के नजदीक होती जा रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भाषा को भी धार्मिक पहचान और राजनीतिक
धर्म धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि 19वीं सदी में यहाँ पर जो सांप्रदायिक टकराव दिखाई दिए भारत के अंदर, उन सांप्रदायिक टकराव के कारण भाषा पर भी उसका असर दिखाई दिया। हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दी, और कुछ लोगों का मानना था कि जो हिंदी भाषा है उसमें से अरबी और फारसी के शब्दों को हटा दिया जाए और उसको पूरी तरह से संस्कृतनिष्ठ भाषा बनाई दी जानी चाहिए, और इस प्रकार की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। दूसरी ओर जो उर्दू भाषा थी, वह भाषा अरबी और फारसी शब्दों के नजदीक होती जा रही थी। तो यहाँ पर जो ये सांप्रदायिक टकराव था, भाषा के ऊपर भी पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति की हिस्सा बन गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी बुक से हमने एक वो लिया है अपना, राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था, यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही पारसी निष्ठ उर्दू, यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। यानी कि जो हिंदुस्तानी भाषा है, जैसे कि हमने अभी पहले बताया था कि यह विभिन्न संस्कृतियों से मिले हुए शब्दों का मिश्रण है, साझा भाषा है और सांझी भाषा है ये। और इसमें महात्मा गांधी जी ने खुद कहा कि यह पूरी तरह से ना तो संस्कृत निष्ठ हो सकती है और ना ही पूरी तरह से ये फारसी निष्ठ उर्दू हो सकती है। ये दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द घुलकर उधार लेने चाहिए, खुलकर उधार लेने चाहिए, और विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के परे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना और समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। तो ये जो लेख था, महात्मा गांधी जी ने अपने हरिजन सेवक जो पत्र था 12 अक्टूबर 1947 को ये छापा था, लिखा था भाषा से संबंधित। तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय भाषा थी, राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो हिंदुस्तानी भाषा को स्वीकार करने के लिए जो बात कही गई थी, तो उसमें राष्ट्रीय भाषा की कुछ विशेषताएं बताई थी कि जो राष्ट्रीय भाषा जो हिंदुस्तानी भाषा होगी, वह भाई न तो पूरी तरह से संस्कृतनिष्ठ होगी और न ही पूरी तरह से फारसीनिष्ठ होगी। दोनों ही भाषाओं का इसमें सम्मिश्रण होगा, शब्दों का मिश्रण होगा। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को भी खुलकर इसमें अपनाया जाना चाहिए, और क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं, विदेशी भाषा के जो शब्द हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, और उन शब्दों को भी इस भाषा में ग्रहण किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, और एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा हमारी होनी चाहिए जिसको अधिकांश लोग, सभी लोग समझ सकें और बोल सकें। अब आता है, जब इस पर चर्चा हुई तो यहाँ पर कुछ संविधान सभा के जो सदस्य थे वो हिंदी की हिमायत की उन्होंने, कि भाई नहीं, हिंदी को ही राष्ट्र की भाषा बनाई जानी चाहिए, राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। उस पर चर्चा की गई। संविधान सभा के एक सदस्य R.V. धुलेकर ने आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, R.V. धुलेकर का मानना था कि सिर्फ हिंदी को ही राष्ट्र की भाषा घोषित किया जाना चाहिए, संविधान निर्माण की भाषा घोषित किया जाना चाहिए और इसी को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भाषा का विवाद 3 साल तक चलता रहा, जब तक मतलब संविधान निर्माण लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो सामान्य तो बोलते 3 साल। भाषा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रभाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया गया था। और देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला विकसित किया था समिति के द्वारा।
समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, न कि राष्ट्रभाषा। कैसी भाषा होगी भारत की? वह राजकीय भाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तुरंत हमने पूरी तरह से हिंदी को लागू नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, यह फार्मूला दिया। और प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार भी वहां पर दिया गया। आगे देखते हैं। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्र के बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्व स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास यहाँ पर किया। और इन्होंने कहा कि भाई जो समिति के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि हिंदी को अब राष्ट्रभाषा के बजाय, राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। और जब इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया तो जो लोग विरोध करने वाले थे कि नहीं जी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा जा सकता, तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान किया गया और इस प्रकार से सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का यहाँ पर भाषा समिति के द्वारा एक प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी जो धुलेकर थे, आरबी धुलेकर थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वह इस बात पर अड़े रहे कि नहीं जी हिंदी को राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या आता है यहाँ पर? संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा में चर्चा चल रही थी। जो कुछ सदस्यों का मानना यह था कि हिंदी को उन राज्यों के ऊपर थोपा जा रहा है और यहाँ पर उन राज्यों को एक हिंदी भाषा का वर्चस्व होने का भय उनके मन में था कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वह दब जाएंगी और उनको खत्म होने का भय था। उनके ऊपर हिंदी भाषा का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार का भय उन सदस्यों ने यहाँ पर संविधान सभा में बताया। तो धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास के सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, दक्षिण भारत के राज्य हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। हालांकि जो श्रीमती जी दुर्गाबाई थी, इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को यहाँ पर राजभाषा के ये समर्थन में थे और उसका ये सम्मान करते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर हिंदी भाषा का काफी विरोध दिखाई दिया। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास करेगा। यही उनका भय था। इसी वर्चस्व के भय के कारण उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि जी हिंदी के लिए प्रचार हो रहा है कि हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी भाषा बनाया जाए, राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। और जैसे जो हिंदी भाषा थी उससे वो कई सारे जो उर्दू और अरबी फारसी शब्दों को निकाला जा रहा था और हिंदी को पूरी तरह से संस्कृत निष्ठ भाषा बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनके द्वारा यहाँ पर एक अपना प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं हिंदी भाषा के साथ में, कि उसमें हिंदुस्तानी भाषा के साथ में कि उसमें से अन्य शब्दों को निकाल करके उसको जो संस्कृत निष्ठ भाषा बनाया जा रहा है, ये कार्य ठीक नहीं है। तो दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूह के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। यानी कि जो हिंदुस्तानी भाषा थी या जो हमारा जो हिंदुस्तानी स्वरूप है उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था और जो ये प्रयास हो रहा था उस प्रयास को देखते हुए विभिन्न भाषाई समूह के बीच में एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन और सम्मान की भावना का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम एक दूसरे की भाषा को बोलेंगे, समझेंगे और
एक हमारे बीच में एक समायोजन की भावना पैदा होगी, उसका आह्वान किया। बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके थे। तो मुंबई के एक सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य श्री शंकर राव देव, उन्होंने यह बात स्वीकार की कि मैं कांग्रेस और महात्मा गांधी जी का अनुयायी हूं और हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्र की भाषा स्वीकार कर चुका था, लेकिन परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि संदेह पैदा हो और मेरी आकांक्षाओं को बल मिले। तो इस प्रकार के जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके द्वारा अपने द्वारा कुछ संशय थे, जो उनके मन में कुछ जो भय था, उसको वह संविधान सभा में प्रकट कर रहे थे। तो मद्रास के टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात से किया जाए, यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। यानी कि जिस प्रकार से आप हिंदी को एक वर्चस्वशाली भाषा स्थापित कर उसको अन्य राज्यों पर थोपने का कार्य किया जा रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कार्य किया जा रहा है तो यह ठीक नहीं होगा। चाहे लोगों के भय निराधार हों, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। इन्होंने कहा कि चाहे लोगों के मन में यह भय सिर्फ निराधार हो, लेकिन जब आपका व्यवहार इस प्रकार का होगा तो यह लोगों के मन में शंका गहरी और कड़वाहट रहकर स्थिति अपनी दिखाएगी, यानी गहरी कड़वाहट लोगों के बीच में रह जाएगी। उन्होंने कहा, जब हम एक साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीजें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को ऐसा महसूस न हो कि उन पर चीजें थोपी जा रही हैं। तो इस प्रकार से फिर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं के से गुजरते हुए बना। भारतीय संविधान जो बना हमारा, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और इसमें 11 बैठकें हुई और 165 दिन तक इस पर चर्चा की गई और बहुत ही मैंने गहन विचार करके, चर्चा करके, वाद विवाद होकर के प्रत्येक मुद्दे पर एक निष्कर्ष पर पहुंचकर यहाँ पर संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के प्रत्येक वयस्क को मताधिकार दिया गया। अब हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए कि यहाँ पर प्रत्येक वयस्क, जो भी वयस्क है 18 वर्ष की जिसकी आयु है, उसको मतदान करने का अधिकार दिया गया और सभी इसके लिए सहमत भी हैं। जबकि हमने देखा है कि इससे पहले, हमारे देश से पहले जो देश आजाद हुए हैं, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई है, वहां पर तुरंत सभी लोगों को मताधिकार, वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया। वहां पर भी एक श्रेणीबद्ध तरीके से लोगों को मताधिकार दिया गया, जैसे कि कहा गया कि जिनके पास में संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, धनी लोग हैं, उन लोगों को ही दिया गया, फिर पुरुष को दिया गया, महिला को नहीं दिया गया। तो धीरे धीरे इस प्रकार से बढ़ा। लेकिन हमारे संविधान की विशेषता यह है कि प्रत्येक वयस्क मताधिकार को मत डालने का अधिकार दिया गया। अगली बात करते हैं, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया। धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया गया और हमारा राष्ट्र कैसा होगा? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, यह कहा गया। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। यहाँ के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए, समानता का अधिकार दिया गया और समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाए गए। ये सभी कार्य हमारे संविधान के अंतर्गत किए गए। अब प्रिय छात्रों, ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। अब इसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो आप क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर की हमारी कुल 4 वीडियो हैं और प्रत्येक वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट है, जो प्लेलिस्ट है इसकी, उसमें डाल दूंगा और आप इन सभी वीडियो को देखें और देखने के पश्चात आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में जरूर लिखें और जितना आप ड्राफ्टिंग करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, उतना ही आपको कंठस्थ होंगे क्वेश्चंस। तो प्रिय छात्रों, आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए
और प्रत्येक क्वेश्चंस को आप कीजिए। अब हम आपके सामने अगली वीडियो जो होंगी वो रिवीजन से संबंधित होंगी। हम बारी बारी से आपके सामने अन्य वीडियो भी बनाते रहेंगे। धन्यवाद।